हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर सेट पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, अब तक हम लोगों ने 60 सेट पेपर सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 61 नंबर सेट। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग अभी नया जुड़ रहे होंगे। यहाँ पर आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है आपका 29 अक्टूबर का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 29 अक्टूबर का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और इससे पहले अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 60 सेट पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। आज हम लोग 61 नंबर सेट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप जरूर से मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर आपको सारा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जितना भी मैं आपको प्रीवियस सेट पेपर सॉल्व कराया वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन का पर स्टार्ट करता हूं। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है, इसमें भी है। तो चलिए मैं आज का सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। यहां पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा इस साइड में। देखिए पहला क्वेश्चन, देखो टाइम एंड वर्क से है। क्या बोला गया? ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। क्या बोला गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी के बारे बोला गया है कि आपका 30 दिन में पूरा कर सकता है। पहले पहले दिन ए कार्य करता है और दूसरे बी कार्य करता है, और ये कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया। यानी सिंपली आपसे अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट पूछा गया। यहाँ पर हम लोग जानते हैं टोटल वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए आपका एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी आपका एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको समझ में आना चाहिए कि अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले क्या बोला है कि पहले आपका ए काम करता है पहला दिन में। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, देखो समझना, पहला दिन, दूसरा दिन, ठीक है, फिर उसी तरीके से तीसरा दिन, फिर उसके बाद 4th डे। तो ये आपका क्या हो रहा है कि पहला दिन ए कर रहा है, 3 काम करेगा। दूसरा दिन बी करने आया, 1 काम करेगा। तीसरा दिन फिर कौन आएगा? ए आएगा। फिर चौथा दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो ये लोग इसी तरीके से आपका अल्टरनेट में आएगा। कहने का मतलब इसी तरीके से आगे आपका 5वां दिन, 6ठा दिन आगे करके जाएगा। तो यहां पर मैं समझाना क्या चाहता हूं कि देखो ये 2 दिन में, ये लोग 2 दिन में कितना काम कर पाया? तो आप बोलोगे 3 काम और 1 काम, 4 काम कर पाया। यानी 4 यूनिट काम ये लोग कर चुका है 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में 4 यूनिट काम कर चुका है। आपको टोटल काम कितना है? ये आपका 30 काम है। सॉरी, ये आपका ठीक है, चलो हाँ। तो टोटल काम कितना है? 30 काम करना है, और टोटल 2 दिन में 4 यूनिट हो पा रहा है। तो यहां पर देखो, अब उनको मेरा बात का जवाब दो आप लोग। अगर ये 4 यूनिट काम हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, तो आपको टोटल 30 यूनिट काम करना है। तो हम यहां पर डायरेक्ट 30 हम लोग क्या बना सकते हैं? मतलब कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके जिससे ये मेरा 30 बन जाए? नहीं बन पाएगा। बट नियर अबाउट अगर हम 7 से गुना कर दे तो यहां पे मुझे 7 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 14 दिन, ठीक है, क्योंकि ये 2 दिन में 4 काम हो रहा था। तो अब आपका 14 दिन में कितना यूनिट हो चुका है? 28 यूनिट हो चुका है। तो इसका मतलब 14 दिन में 28 यूनिट हुआ। अब बचा अभी और कितना यूनिट करना है? 2 यूनिट और करना है। अब ये 2 यूनिट को करने के लिए कौन आएगा बताओ? क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने पेयर में ये सब कुछ निकाला है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसी तरीके से जोड़ जोड़ के 28 तक हम लोग पहुंचे हैं। तो अब लास्ट का जो 2 यूनिट है फिर कौन करने आएगा? तो जिसने काम शुरू किया था वही फिर दोबारा करने आएगा। और जैसे कि आपको पता है ए शुरू किया था, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट करता है एक दिन में। तो 2 यूनिट को भी करने कौन आएगा? ए ही करने आएगा। तो 2/3 दिन लगेंगे। यानी आपसे पूछा है टोटल कितने दिन लगेंगे, तो यहां से आपके टोटल कितने दिन हो गए? 14 दिन यहां से हो गए, और प्लस आपका 2/3, तो कितना हो जाएगा? 14 3 42, और 42 और 2 कितना हो जाएगा? मतलब आपका आंसर ऐसे, हालांकि फ्रैक्शन में ही दे रखा है, तो सीधा सीधा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यानी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री का है। क्या बोला है कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है एबीसी। ये आपको बोल रखा है कोई ट्रायंगल है एबीसी। आपसे पूछा गया है कि cos b + c/2। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं आप लोगों को सुधारने बोलूंगा।
एक्चुअली में क्वेश्चन ये होना चाहिए cos b प्लस सी बाई 2, ये आपको फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करो आप, बाद बाकी क्वेश्चन सब सही है। ठीक है, अब देखो आपको पता है ट्रायंगल दे रखा है और बोला कि ट्रायंगल ABC है। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल 180 डिग्री का सम होता है, हम सभी लोग जानते हैं। हमको इसका वैल्यू चाहिए, बात समझिए, हमको इसका वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये हिंट के तौर पे दे रखा है, तो हम लोगों को पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री भैया होता है। ठीक है, क्योंकि तीन एंगल मतलब ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां पर ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हमसे पूछा क्या था, B प्लस सी, ध्यान से देखो B प्लस सी, यानी A को आप कुछ भी कर सकते हो मगर B प्लस सी को मत कुछ करना। तो इसका मतलब मैं B प्लस सी को यही रखूंगा। अब ये A को मैं वहां लेके चल जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस A हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक हम लोग सब कुछ सही चल रहा है। अब ध्यान से देखो, ये आपसे क्या पूछा, एंगल है B प्लस सी बाई 2 है। एंगल में क्या है, B प्लस सी का आधा है, तो हम लोग इसको भी आधा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां भी आधा करेंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों LHS RHS में अगर हम जो भी ऑपरेशन यूज करते हैं तो दोनों जगह हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब आप देख सकते हो, अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली अब आप समझ चुके हो, तो मैं कॉस से दोनों जगह गुना कर देता हूं। जब मैं कॉस से गुना करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, कॉस, ये एज इट इज उधर जाएगा। देखो मैं स्टेप कर करके दिखा रहा हूं ताकि चीजें सभी लोगों को समझ आए, वरना इतना करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब यहां पर भी कॉस से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180/2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 90 माइनस A बाई 2 हो जाएगा। अब आप जानते हो, हम लोग सभी लोग जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी ये निकल के क्या आ गया आपका, साइन A बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है। क्या बोला है, एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकालना जाता है, उसके खराब ना होने की प्रयिकता का पता लगा, यानी प्रोबेबिलिटी पूछा है। अब सबसे पहले अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी हाल फिलहाल में आपको पता होना चाहिए NTPC में काफी क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से पूछे गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक काफी क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम जैसे कि अगर पहले दिनों में तो नहीं पूछे गए, बाद के दिनों में 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन तक आपके एक ही शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए थे। तो वहां पर मैंने अभी रिसेंट में थोड़ा सा आपको हल्का से डिटेल में भी समझाया था प्रोबेबिलिटी किस तरीके से सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, अगर आप चीजें अगर आप समझते हैं तो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं और उससे पहले मैं अगर बात करूं, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, आप लोग जानते हो, संभावना। अगर इसका फॉर्मूला की मैं डायरेक्ट बात करूं तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल सैंपल स्पेस। मतलब क्या है, अगर यही चीज मैं अगर हिंदी में समझाना चाहूं तो यही होता है कि शर्तों के हिसाब से बना कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब टोटल संभावना है। ठीक है, मतलब यही है कि शर्तों के हिसाब से बना कंडीशन बाय टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कहने का मतलब ये जितना भी टोटल संभावना आपका है, ठीक है, आउट ऑफ, जिसमें बोलता है जितना में से भी। अब आप समझ सकते हो क्वेश्चन में अगर बोला है टोटल 100 पेन है, तो 100 पेन मतलब क्या, टोटल सैंपल स्पेस आप 100 ही रखोगे, क्योंकि टोटल 100 ही पेन में आपको निकालना है बक्सा में से। बात समझ रहे हो, टोटल बक्सा में कितने पेन है, 100 पेन है, तो ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब क्या बोला था कि एक पेन को सब बक्से से निकाला जाता है और एक ही पेन निकाला जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोला जिसमें 8 खराब है। चलिए अब क्या बोला था, उसको खराब ना होने की प्रयिकता क्या है, यानी जो मतलब आप जब एक बक्सा में से निकालोगे तो आपको बताना है कि अच्छे पेन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपको पता है कि इसमें से 8 पेन क्या खराब है, तो अगर मैं 8 पेन पहले ही निकाल दूं 100 में से, तो कितना बचेगा, 92 बचेगा। यानी शर्तों के हिसाब से बना मतलब कॉम्बिनेशन कितना है, 92 है, यानी 92 पेन में ही आपको निकालना है। तो बस यही तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, 92/100। यही आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 2 और ये 3, और 4 से काटेंगे तो 25, यानी 23/25 की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको ये बहुत जल्द आपको पूरे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 2 है, वह मूल राशि ज्ञात करो। यानी प्रिंसिपल आपको फाइंड करने को बोला गया, ठीक है। अब आप सिंपली जानते हो, हम सभी लोग जानते हैं, ये सब क्वेश्चन कोई छोड़ता नहीं है। रेट आपको पता है 5% का रेट है, समय आपको पता है कितना दे रखा है, 2 साल का दे रखा है, ठीक है। समय आपको 2 साल का दे रखा है। अब आप मुझे बताओ, पहले तो सबसे पहले आप मुझे बताओ एसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। एसआई में अगर 5% का रेट है, समय आपका 2 साल है, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 10% हो जाएगा, ठीक है। 2 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा। अब उसी में अगर हम बात करेंगे, रेट अगर 5% है और समय आपका 2 साल का है, तो सीआई में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मैंने आपको सक्सेसिव, जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्लियरली बताया था, ये सब वैल्यूज जितने भी आते हैं डायरेक्ट से आपको डायरेक्ट सक्सेसिव निकालने आना चाहिए। तो 5% का 2 साल से अगर बात करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, और 10 5 5 25, 25/100 यानी 10.25। यही होता है टोटल 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सीआई में क्या होता है? 10.25% होता है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं, पहला साल कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों साल, पहला साल तो दोनों का सेम होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि वो इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट काउंट कर लेता है, यानी वो आपका जो 5% है, आप उसी परसेंट में 5% और ये कर दो, मतलब 5 का 5% और निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? 0.25% हो जाएगा। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यही है आपका, देखो जो मेरा रेट में डिफरेंस होगा वही तो मेरा आपके इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होगा। सीधी सी बात है, जो मेरा रेट में डिफरेंस होगा वही तो मेरा इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होगा। तो रेट में कितना का डिफरेंस दिख रहा है? तो आप बोलोगे 2.5%, और इसी का वैल्यू आपको दे रखा था 2। तो आप 100% का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, आपको पता है प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो ये कैंसिल होकर ये 200 हो गया। 25 से काट देंगे 8, यानी ये 1% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 800। एक क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन अच्छा थोड़ा लगा मुझे। क्या बोला गया है कि भूमि के आयताकार प्लॉट की भुजाएं निकटतम पूर्णांक में 35 मीटर और 25 मीटर दी गई है। आयताकार प्लॉट के परिमाप का अधिकतम मान क्या हो सकता है? सिंपली क्या बोलना चाह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ, आप लोग जानते हो ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, जिसको हम बोलते हैं लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। क्या बोला है? जो लेंथ और जो ब्रेथ है वो आपको नियरेस्ट इंटीजर नंबर में दे रखा है। मतलब बोलना ये चाह रहा है, निकटतम पूर्णांक में आपको दे रखा है, लेंथ कितना है? 35, ठीक है, 35 मीटर दे रखा है, और जो ब्रेथ दे रखा है वो आपको नियरेस्ट इंटीजर कितना दे रखा है? 25 मीटर में दे रखा है। आपसे केवल इतना पूछ रहा है कि बताओ आयताकार प्लॉट के परिमाप का अधिकतम मान कितना हो सकता है, यानी ये जो रेक्टेंगल है इसका मैक्सिमम पेरीमीटर का वैल्यू क्या हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अब देखो यहीं पर काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि जब आपको लेंथ दे ही रखा है और ब्रेथ भी जब दे ही रखा है तो आप लोग सिंपली क्या करते हो? ये वाला निकाल देते हो। यही मेरा क्या होता है? पेरीमीटर होता है, यानी 25 और 35 कितना हो जाएगा? 60, और 60 और 20 मतलब 60 और गुना 2 120 हो जाएगा। तो आप लोग आंसर इसको मार देते हो, बट ध्यान दीजिएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से ही क्वेश्चन में क्या बोला था? निकटतम पूर्णांक है, ये निकटतम है, ये जरूरी नहीं है कि ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है लेंथ और ब्रेथ। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, यहां पर ऑप्शन भी ऐसा दे रखा है कि हम लोग डायरेक्ट बिना बनाए हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, बट समझो यहां पास आपको समझ में आना चाहिए कि ये 35 किस तरीके से हुआ होगा। देखो मैं इसका पूरा बेसिक से भी आपको बता रहा हूं, ठीक है, पूरा बेसिक से मैं आपके साथ जा रहा हूं, मतलब बता रहा हूं। ये अगर 35 दिया और ये आपका 25 दिया, तो इसका मतलब ये किस तरीके का नंबर हो सकता है? तो 2 कंडीशन बनेगा, 2 कंडीशन, या तो ये नंबर क्या रहा होगा? 35.49 रहा होगा, ठीक है, और ये नंबर क्या रहा होगा? 25.49 रहा होगा। बात समझना। या फिर दूसरा कंडीशन में ये नंबर क्या रहा होगा? 34.51 रहा होगा, और ये नंबर क्या रहा होगा? 24.51। आप बोलोगे भैया ये आपने ऐसा कैसे सोचा? देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, क्योंकि देखो ये निकटतम नंबर दे रखा था, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर आपको नंबर दे रखा था। अगर ये 35 है तो क्या हो सकता है? या तो उसका थोड़ा ज्यादा में नंबर होगा, यानी 35.49 होगा,
तभी तो हम इसको नियरेस्ट में क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए 0.5 के बाद अगर नंबर बढ़ता है तो एक का हम लोग क्या करते हैं अप्रोक्स में नंबर बढ़ाते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये नंबर या तो 35.49 रहा होगा या फिर ये नंबर 34.51 रहा होगा। तभी तो ये नंबर बढ़ के आपका 35 हम इसको लिख सकते हैं और इस नंबर को भी 35 लिख सकते हैं। अब बस क्लियर हो गया। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब आपसे अधिकतम की अगर बात कर रहा है तो अधिकतम वाला अगर आपको मैक्सिमम पैरामीटर चाहिए तो लेंथ ब्रेथ भी आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो बस इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब आप इस नंबर को कंसीडर करके इसका पैरामीटर निकालो तो कितना हो जाएगा। यहां पर देखो मैं यहीं पर जोड़ दे रहा हूं 9 9 18 4 4 8 और 1 9, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा 5 5 10 3 2 5 6, इसी को गुना कर देंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 8 2 16 और 9 अपॉइंट 121। तो ये आया ना मेरा 121.96 मीटर। तो इसका मतलब नियरेस्ट इसका क्या हो गया। अब नियरेस्ट देखेंगे ऑप्शन में क्या 122 यानी करेक्ट आंसर 122। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपका एचसीएफ निकालना है। हम सभी को पता है एचसीएफ निकालने की अगर बात करोगे तो फ्रैक्शन में एचसीएफ जब हम लोग निकालते हैं तो न्यूमरेटर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में एचसीएफ निकालते हैं और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। कोई भी फ्रैक्शन अगर हम लोग फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो अगर यही चीज अगर एलसीएम निकालने बोलता तो ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश में क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकाल देते और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो बस यहां पर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर यानी अंश में जो भी नंबर है उसका एचसीएफ निकाल दो तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 9 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे 3 ही हो जाएगा। अब बात करेंगे 5 10 25, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 3/50, ठीक है। यहां पर देखो क्या बोला है 4 संख्या 4 8 12, ठीक है। 4 संख्या 4 8 12 और एक 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। यानी क्या बोला है ये 4 नंबर आपको दे रखा है, बोला है कि इन चारों नंबर में ऐसा क्या नंबर हम ऐड करें जिससे ये नंबर एक प्रोपोर्शनल में आपका बन जाए। बात समझ गए? इसमें क्या ऐसा ऐड करें जिससे ये आपका एक नंबर मतलब प्रोपोर्शनल में बन जाए। तो इसका मतलब है आप समझ चुके हो। अगर मैं बात करूं बेसिक से आपको समझाना तो इसमें हम ऐसा क्या नंबर जोड़े चारों में जिससे आपका ये एक नंबर एक समानुपातिक में बन जाए यानी एक प्रोपोर्शनल में बन जाए। तो बेसिक तो हम सभी लोग जानते हैं कि 4 में प्लस एक्स करेंगे प्लस बाई मतलब 8 प्लस एक्स करेंगे, इसका जो रेशियो होगा वो 12 प्लस एक्स के बराबर मतलब 12 प्लस एक्स बटा 22 प्लस एक्स के बराबर, दोनों का रेशियो बराबर होगा। कहने का तो यही मतलब था ना कि ऐसा कौन सा नंबर जोड़े इन चारों में जिससे ये नंबर आपका एक प्रोपोर्शनल बन जाए। प्रोपोर्शनल बन जाए मतलब क्या होगा इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर आना चाहिए। तो यही चीज मैं बस किया हूं। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा ये है बेसिक। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो एग्जाम में जिससे आपका समय कम से कम लगे। तो आप पूछोगे कैसे बना सकते हैं, तो सिंपली समझो। पहले ये देख लो, ये मान लो 4/8 है और ये 12/22 है। सिंपली क्या करना है, इन मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस देखना है। यानी 12 8 96 और 22 गुना 4 88। 96 और 88 का डिफरेंस कितना है मतलब देखो 96 माइनस 88 डिवाइडेड बाय, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में बात करेंगे तो वैसे ही अब इन लोगों का क्रॉस में भी हम लोग पहले क्या किया मल्टीप्लाई किए। अब क्या करेंगे इन लोगों का ऐड करके डिफरेंस देखेंगे। तो 22 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, माइनस 12 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बस यही 96 को 88 से घटा दो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 26 में से 20 जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 4/3। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अब ये मेंसुरेशन का अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि रॉकेट के ऊपरी हिस्सा का आकार एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो रॉकेट जैसे बनता है तो रॉकेट का जो ऊपरी जो
है वो आपका एक शंकु यानी कोन का जैसा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, और उसका आपको ऊंचाई भी दे रखा है, ठीक है, ऊंचाई आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। फिर क्या बोला, जबकि उसका निचला भाग बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। तो ये आप समझ गए यार, रॉकेट आप बना सकते हैं हम लोग भी, बस डेटा का कमी है, क्या क्या है देख लेना। अब आपको पता है आगे क्या बोला, जिसका त्रिज्या 3 है, इसका रेडियस आपका 3 है, तभी तो अच्छा से माउंटेड हो पाएगा ना। अब यहां पर ऊंचाई आपको 10 दे रखा है, ये बेलन का यानी सिलेंडर का ऊंचाई दे रखा है। अब क्या बोला, इंजन के लिए जगह बनाने के लिए रॉकेट के आधार को अंदर से अर्धवृत्ताकार रूप में काटा जाता है जिसकी त्रिज्या भी 3 मीटर है। तो घन मीटर में रॉकेट का कुल आयतन ज्ञात करें। अब क्या बोल रहा है, ये रॉकेट है, अब उसके अंदर में एक अर्धवृत्त यानी एक आपका अर्धवृत्त मतलब क्या, इसको गोला काटा जा रहा है जिसमें आपका इंजन उंजन आपका अंदर में रहेगा। तो वही बोला जा रहा है कि अर्धवृत्तकार के रूप में काटा जाता है जिसका त्रिज्या भी 3 मीटर का है। तो यही इसको काटा गया, यानी आप समझ सकते हो अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर का अंदर तरीके से काटा गया। अब आपको वही बोला, उसको काट के हटा देना है, तब आपको बताना है कि रॉकेट में यानी ये पूरा कंप्लीट रॉकेट में अब आपका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन है पूछ रहा। अब आप सिंपली बना सकते हो, देखो इस तरीके का 2 क्वेश्चन होता है रॉकेट वाला। एक तो अंदर से आपका हेमिस्फीयर को ये किया गया है, और कभी कभी क्या करता है ये बाहर से आपको किया जाता है, ठीक है। कभी कभी बोलता है इंजन का सामान इसके अंदर में रखा हुआ है और तब आपसे टोटल वॉल्यूम पूछता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां पर प्लस करेंगे तो वहां पर माइनस करेंगे, और तो कुछ करना है नहीं। यहां पर बस केवल और केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाद बाकी बस खत्म है। तो बस आप कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1/3 पाई, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया गया पाई को, तो पाई को पाई रखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर देखो कोन का हाइट भी 3 है और त्रिज्या भी 3 है, यानी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी 9 गुना 3 27 हो जाएगा। प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का पाई रखेंगे, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, आपको शायद जगह ना दिखे, ठीक है। यहां पर ये हो गया, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, रेडियस कितना है 3 है, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुना 10 90 हो जाएगा, ये 90 पाई हो गया। प्लस, अब नहीं प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये तो हमको हेमिस्फीयर जो अर्थ गोला है माइनस करना है। तो इसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अर्थ गोला का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 3 का 27 हो जाएगा। सॉल्व कर लो धड़ाधड़ करके, तो यहां पर कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना आ गया देखो यहां से भी कर लो 9, यानी 9 पाई और 9 2 18 पाई, 18 में से 9 जाएगा 9, यानी 90 पाई में से 8 जाएगा, तो 90 में से मतलब आपका 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 81 पाई बचेगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोला, एक्स वाई जेड के बीच क्रमश 4 5 6 के अनुपात में 900 रुपए राशि का वितरित किया गया है। तो 3 लोगों के बीच में 900 रुपए वितरित किया गया है। तो सिंपली आप समझ सकते हो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। किस अनुपात में बांटा गया, 4 5 6 के अनुपात में बांटा गया। टोटल राशि कितना है 900 राशि है। तो देखो ये टोटल यूनिट है कितना, तो 5 4 9 और 9 6 15, यानी यही 15 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 900 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 रुपए आ जाएगा। सीधी सी बात है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 रुपए आ जाएगा। आपसे सिंपली पूछा एक्स और जेड के राशि के बीच का अंतर कितना है, तो एक्स का यूनिट कितना था 4 यूनिट, और आपका जेड का यूनिट कितना है 6 यूनिट। तो इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना यूनिट का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो 2 ही यूनिट का आपसे वैल्यू पूछा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 120, यानी करेक्ट आंसर जाएगा 120, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका डिस्क्रिपेंसी आपका फाउंड किया गया था, रेलवे की तरफ से ये क्वेश्चन को गलत करार किया गया था। तो ये क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, ठीक है। हालांकि ये भी क्वेश्चन इस सेट में था, यहाँ पर मेरे को लगता है क्वेश्चन को गलत करने का कारण यही था कि ये जो π/8 है, ये π/8 ना होके π/4 होना चाहिए था, क्योंकि π/4 का वैल्यू क्या होता है 45, और π/8 करोगे तो क्या हो जाएगा 22.5। फिर ये अगर इतना एक क्रिटिकल वैल्यू हो गया, इस कारण से इसको क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूं फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ये भी क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। क्या बोला था कि अंकुर का वर्तमान आयु उसके चचेरे भाई हनित की आयु से 2.5 गुना कम है। अब देखो, जब जाहिर सी बात है क्वेश्चन में मुझे पहली गलती दिखी है, क्या बोला कि अंकुर और कोई इसका भाई है हनित, कजन ब्रदर है हनित। क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ो, अंकुर का वर्तमान आयु उसके चचेरे भाई हनित की आयु से 2.5 गुना कम है। अब आपको इससे क्या समझ आ रहा है कि जो अंकुर है वो हनित से कम उम्र का है, जो कि 2.5 गुना कम उम्र का है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मगर आगे क्या बोल दिया कि अब से 10 साल बाद अंकुर की आयु हनित की आयु का 150% हो जाएगा। यानी इसका मतलब अब 10 साल बाद क्या हो रहा है कि अंकुर हनित से 150% ज्यादा हो जा रहा है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि पहले अंकुर छोटा था, अब 10 साल बाद बड़ा हो जाएगा। अब हम सब लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि एज का डिफरेंस कभी बदल ही नहीं सकता है। यानी आज अगर आप में से 4 साल छोटे हो या फिर 4 साल बड़े हो, तो वो जिंदगी भर आप में से 4 साल छोटे और 4 साल बड़े ही रहोगे। तो यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन तो गलत है, सीधी सीधी बात है। अगर बोलता है ये क्वेश्चन में, अगर मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट भी करना चाहूं, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि क्वेश्चन में बोला गया होगा कि अंकुर हनित का 2.5 गुना है, तब क्वेश्चन थोड़ा सही बन सकता है। अगर मैं इसी को मान के चलता हूं कि ये अंकुर हो गया और उसका भाई हनित हो गया, हनित से वो 2.5 गुना है, तो अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसको हनित को 2 रखता हूं तो अंकुर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब से 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद क्या हो जा रहा है, हनित का आयु मतलब अंकुर की आयु हनित की आयु से 150 गुना होगी। तो 150% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या होगा, 3/2 होगा। इसका मतलब फिर हनित कितना है, 2 है, तो अंकुर कितना है, 3 है। अब आपको पता है ये 10 साल बाद है, ठीक है, 10 साल बाद है, याद रखिएगा 10 साल बाद का रेशियो। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जानते हैं कि रेशियो में डिफरेंस भी आपका सेम होना चाहिए। तो यहां डिफरेंस 3 का है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां डिफरेंस 3 का है, नीचे डिफरेंस कितना का, 1 का डिफरेंस है। यानी यहां पर भी 3 का गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 6 और ये 9। अब आप देख सकते हो 2 से 6, 5 से 9, टोटल कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 4 का डिफरेंस। यही 4 रेशियो 10 साल के बराबर है। आपसे पूछा गया था कि अंकुर का वर्तमान आयु बताओ, तो अंकुर का वर्तमान रेशियो पकड़ेंगे तो 4 यूनिट या फिर 4 जो यूनिट है तो वो 10 साल के बराबर है। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10/4। तो 5 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50/4 कितना होता है आपका, 50/4 12.5 साल होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर तो 12.5 साल फिर होना चाहिए। तो ये इसके हिसाब से क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से मतलब ये गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको सभी लोग बना लेंगे आसानी से। 11 9 20, इसको आप वर्बली बना सकते हो। बस ध्यान दीजिएगा बोर्ड मास में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो प्लस माइनस के थ्रू आप इसको ब्रेक करना सीखो, ठीक है। तो 11 और 9 कितना जगह, 20। अब 20 को 2 से भाग दोगे तो 10 हो जाएगा। यहां पर 8 7 56 हो जाएगा और ये 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब आप जोड़ सकते हो ये कितना हो गया, 66 और 66 में से 3 जाएगा 63, यानी इसका आंसर सिंपली 63 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला है कि रवीना और सुनीता के पास कुल 127 रुपए है। अब देखो रवीना, आर फॉर रवीना मैं लिख देता हूं और एस फॉर सुनीता लिख रहा हूं, इनके पास 127 रुपीज है। आगे बोला है कि सुनीता और अविनाश, तो अविनाश का ए फॉर अविनाश लिखता हूं, इनके पास टोटल 153 रुपीज है। आगे बोला है कि अविनाश और रवीना के पास 160 रुपए है। तो आपसे सिंपली क्या पूछना चाह रहा है कि रवीना के पास कितने रुपए है। तो रवीना के पास कितने रुपए है, तो आप देखो, आप ध्यान से देखो, ये देखो रवीना यहां भी है, रवीना यहां भी है, अविनाश यहां भी है, अविनाश यहां भी है, ये जो सुनीता थी यहां भी है और ये भी सुनीता, सुनीति मतलब जो भी होगा नाम, सुनीति यहां भी है। अगर मैं सबको देख रहा हूं तो सभी के क्या है, डबल डबल मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं सभी को जोड़ दूं यानी 7 3 10, 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14 और 3 और 1 4, यानी आप कह सकते हो ये तीनों का डबल डबल अमाउंट आ चुका है मेरे पास, R प्लस S प्लस A। तो 2 से काट देंगे तो कितना आ गया, 220 आ गया। यानी उन तीनों के पास पैसे टोटल कितने हैं, 220 है। आपसे पूछा क्या गया था, रवीना के पास कितने पैसे हैं, तो ये सुनीता और अविनाश के पास टोटल अगर 153 रुपए है और तीनों के पास इतने रुपए हैं तो इसमें से घटा दो तो 47 और 20 कितना हो जाएगा, 67, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 67, ठीक है।
एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि 65 रुपए में एक खिलौने खरीदकर प्रभु ने इसे 16% लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा बता दो। तो सिंपली है 65% अगर ये मतलब 65 अगर ये सीपी है, आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस कितने प्रॉफिट पर, 16% प्रॉफिट पर। हम सभी लोग जानते हैं और आप भी अब तक बहुत अच्छे से जान चुके हो कि अगर मेरे को प्रॉफिट 16% का लेना है तो इसका मतलब मेरे को 1 क्योंकि 100% तो सीपी होता है, 100% सीपी होता है, तो आपको 16% प्रॉफिट में चाहिए, यानी आपको 116% का वैल्यू सिंपली आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, और ये 100% का वैल्यू आपके पास खुद है, तो बस निकाल लो जैसा चाहो, यानी 65 का आप 116% वैल्यू निकाल लो, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, अब इसको आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसको देख पा रहा हूं, इसको डबल कर दूंगा तो 65 का क्या हो जाएगा 130, और इसका आधा कर दूंगा तो ये 58 हो गया। अब थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इजी बन गया, क्योंकि 13 8 है 104, गुना करने में आसानी है, 13 8 है 104 और 10 65 10 75, ठीक है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर 75.4, ठीक है, क्योंकि नीचे डबल जीरो था, मतलब 200 था, तो उसको हम लोग डिवाइड कर दे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए हटाते हैं। अब यहां पर क्या बोला है, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इस नंबर में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इस नंबर में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे आप बताओ 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो आप बोलोगे 9 9 9 9 9, यही 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर है। तो इस 6 अंकों का बड़ा नंबर प्राप्त करने के लिए इस नंबर में क्या जोड़ना चाहिए। तो इस नंबर को हम डायरेक्ट इसमें घटा देंगे, और जो नंबर मिलेगा वही नंबर को जोड़कर हम 6 अंकों का बड़ा संख्या पा सकते हैं। तो बस इसको लेस कर दो, यही तो था क्वेश्चन में। अब देखो इतना पूरा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, 9 से 2 जाएगा 7, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। 9 से 4 जाएगा 5, अभी भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, फिर 9 से 6 जाएगा 3, अब आपको अभी भी मिल रहा है, तो अब चलो यार पूरा ही कर लो, आंसर हो जाएगा 864357, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 से 20 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यानी क्या बोला है, 1 से लेकर 20 तक के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसका आपको एवरेज बताना है। तो आपको पता है नंबर या तो प्राइम नंबर होते हैं या तो कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी नंबर क्या होते हैं, या तो भाज्य संख्या या तो अभाज्य संख्या। तो आपसे भाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, तो डायरेक्ट देख लेते हैं 1 से लेकर 20 में कितने भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हटाते चलते हैं हम लोग। तो एक नंबर 4 6 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, फिर यहाँ पर आपका 12 14 15 और 16, फिर 18 और 19 आपका प्राइम नंबर हो जाता है। तो 1 से लेकर 20 तक के बीच में बात किया था, तो ये हो गया टोटल उसके भाज्य संख्या। तो सबको जोड़कर आपका टोटल हम 10 से भाग दे देंगे, तो ये मेरा औसत आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 18 27 10 37, यानी 37 हो गया। उसी तरीके से 4 2 6 5 11 6 17 17 8 25 25 2 3 4 5 6 7, यानी ये 75 आ गया। जोड़ लेते हैं 7 5 12 7 3 10 और 11, 10 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 11.2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो भी दे रखा है वो गलत दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब यहां पर क्या बोला, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। तो सिंपली 25% बढ़ रहा है तो इसका मतलब 20% कम करेंगे। डायरेक्ट से वैल्यू सभी लोगों को पता है, अगर 25% की वृद्धि हो रही तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1/4 आपका बढ़ रहा है, तो ये जो 4 है यही तो इसका इनिशियल इनकम है, और इनिशियल इनकम 4 है और उसमें 1 आपका बढ़ रहा है, यानी अब आपका इनकम कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये अगर पहले उसका इनकम 4 था तो अब आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। तो 5 में से अब आपको 5 से 4 में जाना है, यानी कितना का कमी करना है, 1 का कमी करना है। मगर अब आपका 5 में से 1 का कमी करना है, तो 1/5 कितना होता है, परसेंटेज में ले जाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, यानी 20% हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 20%, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर क्या बोला है, 1/5 प्लस √3 के हर का मान का परिमेय संख्या में ज्ञात करें। यानी सिंपली आपको बोला है कि रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 माइनस √3 और ऊपर नीचे यानी अंश और हर में 5 माइनस √3 से हम लोग गुना कर दिए। अब आप सॉल्व कर सकते हो, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस √3 हो जाएगा। और नीचे ध्यान से देखो, हर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में आ चुका है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, यानी 5 5 25 और 25 में से 3 जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर 5 माइनस √3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोला है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी सिंपली क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, इनके पेरीमीटर जो दे रखे, यानी जो इनके पेरीमीटर है वो बराबर दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप जानते हो सर्कल का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। स्क्वायर का अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो अगर मैं इसका अगर भुजा को मैं a मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो ये चीज आपका क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका बराबर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और रेडियस आपका r का r ही रहेगा। और यहाँ पर क्या 4a है। अब आप जानते हो मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ, 2 से काट के 2 से बार में कट जाएगा, 2 से काट देंगे 11 बार में कट जाएगा। यानी घुमा फिरा के यहाँ से मेरा r और a का अनुपात निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, तो 7/11 निकल के आ गया। ये चीज मेरे पास मेन चीज निकल के आ गया। ये त्रिज्या और x का भुजा का अनुपात निकल के आ गया। तो मेरे से क्या पूछा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो यानी यहाँ पे भी रेशियो पूछा है, तो सारा कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। तो सीधा सीधा अगर आप बात करेंगे यहाँ पर सर्कल का एरिया का, ठीक है, सर्कल का एरिया का बात करेंगे तो πr² हो जाता है। तो पाई का क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 r² यानी 7 × 7 हो जाएगा। मैं पूरा एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं ताकि चीजें सभी लोगों को समझ आए, वरना यहां से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। ठीक है, और यहां पर भुजा का स्क्वायर यानी 11 × 11 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 7 से काट देंगे 7 बार में, और यहां से 11 से काटेंगे 2 बार में, यानी सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14/11। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन को रेलवे आपका डिस्क्रिपेंसी घोषित किया था, मतलब ये भी क्वेश्चन को आपका इग्नोर किया था रेलवे सभी लोगों के लिए। सिंपली क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है मैथ में, जो कि अभी भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो ये रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एनटीपीसी में अभी भी पूछा जा रहा है और पहले भी पूछा गया था, तो आने वाले समय में भी पूछा जाएगा मैथ के मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, मतलब थ्योरी टाइप के क्वेश्चन सब। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, आयत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी क्या बोला, रेक्टेंगल के रेस्पेक्टिव में आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। अगर मैं ये क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा देखूं ऑप्शन को, तो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि इसके विकर्ण एक दूसरे का लंबवत होते हैं। तो सबसे पहले बताता हूं क्या बोला है कि इसके विकर्ण यानी इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो जो कि ये पहला ही आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसका डायगोनल कभी एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो, ये कट गया। अगर सेकंड ऑप्शन क्या बोला है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो इसके डायगोनल क्या बोल रहा है, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, तो इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मेरा भुजा ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो डायगोनल भी क्या होगा, दोनों इक्वल ही होगा। तो ये वाला भी गलत हो गया, यानी पहला स्टेटमेंट भी गलत और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तो इसी कारण से रेलवे आपका इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे, क्या लिखा है, इसकी असनन भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो ये बात सही है। इसके जो मतलब जो साइड होते हैं, मतलब ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होते हैं, जो कि बात सही बोला है। एडजेसेंट साइड लेंथ और ब्रेथ आपके अलग होते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोला, इसके सभी विकर्ण बराबर होता है। तो अभी मैंने बताया इसके डायगोनल 2 ही तो डायगोनल होता है जो कि दोनों बराबर होते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपका होगा, पहला और दूसरा, जिसके कारण से रेलवे इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूं फिलहाल। और देखो ये जो इसका डायगोनल था ना, ये जो डायगोनल है 2 ठो, मतलब आपका
ये 90 डिग्री कब पॉसिबल हो पाता? जब ये रेक्टेंगल कोई स्क्वायर होता। आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल स्क्वायर जरूर हो सकता है, बट स्क्वायर आपका रेक्टेंगल नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? तो मैं इसको हटाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्या बोला है? प्रीतिशा, ठीक है, प्रीतिश को एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और या एक बस जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, अथवा दोनों के द्वारा 420 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटा में करनी है, तो उसने बस द्वारा कितने समय के लिए यात्रा की होगी? यानी सिंपली मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक पर्सन है जिसका नाम आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रीतिश, ठीक है। बोला है प्रीतिश को एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर की गति से चलती है, यानी वो आपका जो आदमी है या फिर जो भी होगी, वो टोटल 420 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ये जो 420 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रही है ना, वो दो चीज के द्वारा ट्रेवल कर रही है। एक तो रेलगाड़ी में बैठ के ट्रेवल कर रही है कुछ दूरी 60, जिसका स्पीड आपको दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक आपका बस में बैठकर उसको दूरी को तय किया जा रहा है जिसका स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है? इसको टोटल 420 किलोमीटर को तय करने में टोटल समय कितना लग रहा? तो टोटल समय लग रहा है 7.5 घंटा। आपसे सिंपली क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहा है कि बता दो कि बस के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, यानी बस के द्वारा जो ट्रेवल कर रहा है उसमें कितना उसका समय लग रहा है, तो वही बताना है आपको। अब आप जानते हो मेरे पास, अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरे पास रेल का भी स्पीड है और बस का भी स्पीड है, तो यहां पर मेरे पास औसत गति भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस डायरेक्ट हम लोग एलिगेशन मेथड लगा देते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। एलिगेशन मेथड वो मेथड होता है जिससे आप चीजों को बहुत आसान बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एलिगेशन मेथड लगाना चाहूंगा। तो ये हो गया रेलगाड़ी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताऊंगा, ये रेलगाड़ी हो गया और ये बस हो गया, ठीक है। बस का स्पीड कितना था? 40 था, और ट्रेन का स्पीड कितना था? 60 था। औसत गति कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी मैं सिंपली इसको कर सकता हूं 420 बटा 7.5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितने बार में ये हो जाएगा? ये 1000 25 से काटेंगे 3 और ये 4, ठीक है। ये 0 कैंसिल हो जाएगा और यहां से 3 काटेंगे 14, यानी 14 गुना 4 कितना हो जाएगा? 56, यानी औसत गति मेरा निकल के आ गया 56, ठीक है, 56। अब आप डायरेक्ट एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? मेरा 4 हो जाएगा। अब देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 1 के अनुपात में आ गया। अब मेरा बात को समझना, आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो एलिगेशन मेथड अप्लाई किया है वो आपका किसको लेके अप्लाई किया? स्पीड को लेके अप्लाई किया गया है। और जब आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग स्पीड को लेकर जब आपका एलिगेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो जो मेरे को रेशियो निकल के आता है वो टाइम का रेशियो निकल के आता है कि वो दोनों रेल और बस के द्वारा लिया गया इसी अनुपात में आपका वो लोग टाइम लिया होगा, क्योंकि आपको पता होगा डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब तो यहां पर जो स्पीड क्या होता है? टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी स्पीड को लेकर जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? टाइम का अनुपात निकल के आएगा। अब आपको पता है कि जब वो टोटल समय ली है, कितना लिया गया है? 7.5 घंटा। तो आपसे पूछा था कि बस के द्वारा कितना समय लिया गया होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पूछा था। तो 4 और 1 5 यूनिट किसके बराबर है? 5 यूनिट का वैल्यू 7.5 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लेंगे, यानी 1.5 बोले तो 1.5 घंटा। तो आंसर हो जाएगा 1.5 घंटा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि बस के द्वारा फिर कितना किलोमीटर चला गया है, तो यही 1.5 घंटा को हम लोग इससे सॉल्व करते हैं, यानी 60 किलोमीटर चला है। बात समझ गए? चलिए अब ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा की तरह जैसे मैं देता हूं होमवर्क क्वेश्चन। अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे खुद बना के कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर फेस कैम वीडियो में आपके साथ बोर्ड में आया हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती रही होगी, तो मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जितना हो सके बस आप लोग प्रैक्टिस करो। जिनके भी आने वाले दिनों में पेपर है रेलवे ग्रुप डी का, और जिनके भी एनटीपीसी के पेपर बाई चांस अगर किन्हीं के पेपर अगर थोड़ा बिगड़ गए हैं, उनको लगता है कि एनटीपीसी में नहीं हो पाएगा, तो मैं उनको बोलूंगा देखो ये लास्ट चांस है आपके पास रेलवे ग्रुप डी, यहाँ पर आपको किसी भी हालत में करना है, मतलब करना है, ठीक है। तो चलिए
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपकी कोई सजेशन होगी तो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।